मैं गवर्नमेंट कॉलेज राजागढ़ से डॉक्टर बीसी जाट। आज हम बीए पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए जो प्रथम पेपर है संसाधन भूगोल, उसमें एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि पहले हमने संसाधनों की कंसेप्ट, उनकी बनावट और उनके वर्गीकरण और उनका किन किन रूपों में हम उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम चर्चा करेंगे अब एक एक करके जो संसाधनों का क्रम है, उसमें पहले हमने वन संसाधनों के बारे में चर्चा करी है। आज हम करेंगे जल संसाधन के बारे में कि प्रकृति में जल संसाधन किस रूप में कितना कहाँ वितरित है, इसका क्या उपयोग हो रहा है, इस पे संकट कैसे आया और इसको हम कैसे बचा सकते हैं। बच्चों, हमारी प्रकृति के अंदर जो टोटल जल पाया जाता है, यानी यदि हम ये देखें कि पृथ्वी के ऊपर जो कुल जल संसाधन है वह धरातल टोटल जो एरिया है उसका 70.87% भाग जलावृत है, लेकिन इसका बहुत बड़ा भाग लवणीय रूप में पड़ा हुआ है। और अगर हम इसके वास्तविक रूप में उपयोग की दृष्टि से अगर हम देखें कि कितना पानी किस रूप में हमारे काम आ सकता है, तो हमारे सामने आता है कि इसका 97.2% भाग है वह महासागरों में लवण के रूप में पड़ा हुआ है। कई सारणियों में आपको 97.39 भी मिलेगा। ये जल हमारे लिए सीधा कभी भी काम का नहीं है। इससे के अलावा लगभग 2%, 2.1% जो जल है वह जल हमारे उपयोग का है, उसको शुद्ध वाटर कहते हैं, लेकिन वो उपयोग के लायक है पर हमारी पकड़ से बाहर है। जैसे ये हिमानी के रूप में पड़ा है, भूमिगत जल के रूप में पड़ा है, नदियों में, झीलों में। तो हमारी जो पकड़ का जल है वह इस 2.1% में भी नहीं आता है। लगभग 1% से कम जो जल है हमारी प्रकृति में जो पाया जाता है पृथ्वी पर, वह जल मनुष्य की पहुंच में आता है और उसको हम विभिन्न रूपों में उपयोग में लेते हैं। इसमें जो सीधा जो जल है वह है भूजल और मृदा में जो नमी है, वह जो हमारे उपयोग का जो जल है उसका केवल 0.58% है। इसके बाद में जो झील और नदियाँ हैं उनमें 0.02% जल पाया जाता है। और इसके अलावा वायुमंडल में जो नमी है, एयर जो मॉइस्चर है, उसके रूप में भी 0.001% जल पाया जाता है। इस प्रकार ये सारा जो जल है ये 100% का आंकड़ा हमारे सामने आता है। अगर आप जो 2.6% जो जल है हमारे उपयोग का, उसको अगर अलग से हम इसको देखें, वर्गीकृत करें, तो हमारे सामने बात आती है कि इसमें जो बड़े एरिया में हिम, जैसे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया या उच्च पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनकी जो हिमटोपियाँ, इन सब में मिला करके जैसे हिमनद, हिमखंड या आइस शीट के रूप में 77.23% किसका, 2.6% का, 2.6% का 77% से अधिक जल हिम के रूप में जमा है। और जो भूमिगत जल है उसकी भी दो कैटेगरी की है, क्योंकि हमारी पकड़ में जो जल है वह 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही आ जाता है। तो 0 से लेके 0.8 किलोमीटर यानी 800 मीटर की गहराई तक का जो जल है भूजल, वो शुद्ध जल का 9.86% है। इसके जो बाद में हम 0.8% से 4 किलोमीटर तक लेते हैं, लेकिन 4 किलोमीटर वाला जो जल है वह हमारे ज़्यादातर सीधी पहुँच में नहीं आ पाता है, वह 22.21% शुद्ध जल का। इसलिए देखिए जल में, भूजल में भी बहुत बड़ा भाग है, वह काफ़ी गहराई पर पाया जाता है, वो भी हमारी पहुँच से दूर है। सॉइल मॉइस्चर हमारी पकड़ में रहता है, सॉइल मॉइस्चर 0.17% है किसका, शुद्ध जल का। टोटल की बात हम पहले कर चुके, ये बात कर रहे हैं हम जो 2.6% जल है उसकी। और स्वच्छ में जो झीलें हैं, स्वच्छ जलीय, लवणीय नहीं, स्वच्छ जलीय, सुपीरियर, इक्विवेलेंट, इरी, ओंटेरियो, जो भारत की जितनी भी स्वच्छ जल जिन्हें हम फ्रेश वाटर, मिट्टी जल की झीलें भी कहते हैं, उन झीलों में जो पानी है वह 0.35% है। अब बात आती है नदियों की। नदियाँ हमारी सीधी पकड़ में रहती हैं, तो नदियों में कुल दुनिया में जो जल है उसके शुद्ध जल का 0.003% पानी ही पाया जाता है। हम ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा पहुँच में नदियों के पास रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि नदियों में बहुत बड़ा जल का भाग है, लेकिन उस पर निर्भरता हमारी बहुत ज़्यादा है। अब पृथ्वी के अंदर जो जलीकृत जो खनिज होते हैं, जलीय जो फाइड जो मिनरल्स हैं, उनमें भी पानी पाया जाता है। वो 0.0001% जो जल है वह उसमें पाया जाता है, शेष बाकी जीवन और वायुमंडल में पाया जाता है। ये एक मोटा रूप है जो इस प्रकृति में जो जल पाया जाता है। ये सारा जल एक चक्र के रूप में प्रकृति के अंदर पाया जाता है और इस चक्र के रूप में ही वो संतुलित होता है। महासागरों से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाके वायुमंडल में
वर्षा के रूप में वो कहीं न कहीं बरसता है, वहाँ से फिर सरफेस पे आके एक अफ़वाह का रूप लेकर के विभिन्न रूपों में नदियों में, झीलों में गिरता है, कहीं बर्फ़ के रूप में जमता है, किसी न किसी रूप से वो महासागर में वापस पहुँचता है। ये एक वैश्विक जल चक्र कहलाता है। वैश्विक जल चक्र में दुनिया का 5% पानी घूमता रहता है और वैश्विक जल चक्र के अंदर कुछ छोटे चक्र भी होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा वैश्विक जल चक्र प्रकृति में आदर्श रूप में पाया जाना काफ़ी टफ होता है, फिर भी ये इसे हम एक आइडियल रूप में पढ़ते हैं। भाई कितना इसका एक पूरा आइडिया बनाया हुआ है, कितना जल वाष्पीकरण होता है, कितना जल वापस बरसात के रूप में आता है। और कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा जल प्रकृति में एक चक्र के रूप में बहता हुआ जा करके और संतुलित अवस्था में रहता है। इसे हम जलीय चक्र कहते हैं। अब बात आती है कि हमारे पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वह कहाँ कहाँ है। सबसे पहले धरातलीय जल हम चर्चा कर चुके हैं, भूजल और उसके बाद महासागर। सबसे बड़ा भाग महासागरों में 97%, बाकी 2.6% जो जल है वह है हमारा भूजल और धरातलीय जल के रूप में। धरातलीय जल है वह नदियों के रूप में, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारी। अगर आपके प्रश्न आता है उस पर आप इसी रूप में लिखेंगे, जो बड़ी मिसिसिपी, अमेजोन और अपने गंगा, सिंधु, नील नदी, कांगो, ये जो चीन वाली यांगटीजिकियाँ, ब्रह्मपुत्र, ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इन नदियों के अंदर ये जल वितरित होता है। और दुनिया की ऐसी 30-35 झीलें हैं जिनमें भी स्वच्छ जल का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है। बड़ी झीलों को भी एक बार आपको नज़र में रखना चाहिए, जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर, आपके ये 5 जो झीलें अमेरिका की, सुपीरियर, ह्यूरन, इरी, ओंटेरियो, इसी प्रकार से रूस की काफ़ी बड़ी झीलें हैं जैसे बेकाल है। इस तरीके से भारत में चिल्का है, सांबर है। तो जितनी भी झीलें हैं इनमें मुख्य मुख्य झीलों की, जैसे अफ्रीका वाले टांगानिका है, रुडोल्फ है, इन झील, विक्टोरिया है, इन मोटी मोटी झीलों के एक बार आपको नाम और अवस्थिति ध्यान में होनी चाहिए। इसके बाद कुछ जल हिम क्षेत्र में है, ये काफ़ी गहराई में चले जाओगे तो हिम क्षेत्र वाले जल का हमें अध्ययन करना है। तो हिम क्षेत्र में आप मोटे तौर पे 2 चीज़ों को ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध के अंदर अपना आर्कटिक क्षेत्र, साइबेरिया और ग्रीनलैंड, और कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का वगैरह, और दक्षिण के अंदर एंटार्क्टिका। इसके अंदर जो मोटे रूप में जो हिम के रूप में जल जमा है वह पाया जाता है। बाकी हिम टोपियों के रूप में जितने भी ऊंचे पर्वत हैं हिम रेखा के ऊपर, वहाँ पे भी बर्फ या हिम राशि पाई जाती है। अब बात ये आती है भाई महासागरों का जल है वो खारा है, वो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमारी पकड़ में जो जल है उसका हम उपयोग किन किन रूपों में करते हैं, या ये स्थिति आई कैसे। अब उपयोग के लिए आता है 4-5 रूपों में इसका उपयोग होता है। सबसे ज़्यादा जल का उपयोग होता है सिंचाई में, दूसरा उद्योगों में, तीसरा ये वैश्विक वितरण की बात हो रही है दुनिया में, ओवरऑल देखा जाए तो सिंचाई में सबसे ज़्यादा, क्योंकि कई देशों में उद्योगों में ज़्यादा काम आता है। पर वैश्विक परिदृश्य से देखा जाए तो सिंचाई के रूप में, दूसरे नंबर पर उद्योगों में, फिर घरेलू कार्यों में, डोमेस्टिक यूजेज के अंदर। घरेलू कार्यों के अलावा फिर जैसे नेविगेशन आर्टिफिशियल भी आजकल कई जगह बना रखा है। मैंने मॉस्को में भी देखा है, जैसे कोलोन सिटी में मैंने यात्रा की थी जर्मनी की, जब 2012 में देखा राइन नदी बीच से जा रही है, उससे उन्होंने ये कैनाल्स बना रखी हैं। ऐसे ही समुद्री जल है, उसको भी मैंने जब 2012 में एम्स्टर्डम की यात्रा की तो वहाँ देखा कि जितने क्रीक्स हैं उन क्रीक्स के अंदर से समुद्र से पानी लाके और उनको नेविगेशन के रूप में काम में लिया जा रहा था। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ हो रहा है उनका, कि वो उधर पानी भी काम आ गया और जो समुद्री पानी था वो उनकी ज़मीन को दबा रहा था, तो उससे उन्होंने पोल्डरिंग करके ज़मीन भी निकाल ली। उन्होंने इसको मल्टीपर्पज़ बना दिया। ऐसे ही मॉस्को में मैं मॉस्को से लेके पिट्रोव तक नाव से जाके पूरा यात्रा करके देखा है। मॉस्को में कैनाल सिस्टम पूरा बना रखा है, मस्कोवा नदी है उसको जोड़ रखा है और वो कैनाल सिस्टम बना रखा है। इस तरीके का हम जैसे कैनाल सिस्टम डेवलप करें, ऐसा हमारे जो अमानिसा का नाला है जिसे द्रव्यवती नदी के नाम से जयपुर में डेवलप किया जा रहा है, इसी तरीके से नेविगेशन में भी हम काम में लेते हैं। और इसके अलावा नहरों में काम में लेते हैं और जल विद्युत के रूप में काम में लेते हैं। अब बात ये आती है कि जल का ये जो संकट है वह उत्पन्न कैसे हुआ। जल संकट, इतना सारा जल है हमारे पास, तो जल संकट उत्पन्न कैसे हुआ। हमने क्या किया कि बेतरतीब रूप में जल को एक असंतुलित रूप में काम में लिया तो हमने उसको उसी रूप में संजो के नहीं रखा। जैसे भूजल है,
भूजल के अंदर हम जितना भूजल हमने निकाला उतना उसमें रिचार्ज नहीं किया। रिचार्ज नहीं किया तो हमारे सामने ये समस्या आई कि भी जल संकट सामने आ गया। अब जल संकट सामने आया तो आज हम इस दृष्टि से हम क्या देखें, किस रूप में इसको जल संकट को हम इसे निजात पाएँ, या कौन से ऐसे उपाय हो सकते हैं कि जल हमारे लिए वापस उपलब्धता का सब्जेक्ट बन जाए। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना होगा कि ऐसे उपाय हम क्या करें। मोटे तौर पे एक बिंदु पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम राजस्थान के निवासी हैं। राजस्थान में बरसात भी कम होती है, 57 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है, और जल की भी कमी है, क्योंकि यहाँ लगभग देश का 1% के लगभग ही जल पाया जाता है। पर यहाँ की शुष्क पारिस्थितिकी दशाओं के कारण ये जल भी पर्याप्त मात्रा में माना जाता है। तो हम कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ जिनको आप इस वीडियो के तहत तैयार करना। एक तो जल का पुनर्वितरण किया जाए, जहाँ जल ज़्यादा है, कम है, कैनाल के द्वारा जैसे हम नदियों को जोड़ रहे हैं उस हिसाब से। जैसे ब्रह्मपुत्र में जल है तो वो जल उसका 60% पानी हमारे काम नहीं आता, वो समुद्र में चल जाता है। मैं नहीं कहता पूरी नदी को रोका जाए, पर वो जल हमारे काम आ सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो है हमारा जल का जो पुनर्वितरण की बात आती है, एक भूजल संरक्षण। भूजल संरक्षण कैसे किया जाए? भूजल संरक्षण के जो बिंदु हैं वह मैंने पुस्तक के अंदर दे रखे हैं। वह बिंदु आप देखें, जैसे कंटूर बंड बनाना, कंटूर बंड के बाद में कूप पुनर्भरण, गैबियन, पुराने जो कुएँ छोड़े हुए हैं उनके अंदर मकान के पानी को आप रोक सकते हैं, मकान के पानी को उसके अंदर जोड़ के और उसको पुनर्भरण कर सकते हैं। परकोलेशन टैंक बना सकते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे शहरी क्षेत्र है तो शहरी क्षेत्र वाले कहते हैं हम छोटे छोटे मकान हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी ये काफ़ी सारे नवाचार इस रूप में चल रहे हैं। वो एक तो गड्ढा बना सकते हैं, पुनर्भरण पिट कहते हैं उसको। दूसरा एक पुनर्भरण ट्रेंच होती है, वो बना सकते हैं। नलकूप के द्वारा भी पुनर्भरण कर सकते हैं, काफ़ी जगह ऐसा हुआ है। ये पुनर्भरण आप इसमें कर सकते हैं। तो भूमिगत जल, इसके साथ भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग भी किया जाए। हम बेतरतीब तरीके से ऐसी फसलें बो रहे हैं जिनका वहाँ पे कोई तुकी नहीं है और वो इतना पानी चाहिए जितना पानी हमारी ज़मीन में नहीं है, तो हमें उसको रोक लेना चाहिए। भूजल को पर्याप्त उसको, अगर जैसे डार्क एज या और एक्सप्लोटेशन में जा रहे हैं उस जोन में, उसी समय हमें। दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल है, वो वर्ल्ड वाइड बात है, भारत की नहीं है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, इसके अलावा वन आवरण में वृद्धि की जाए वो भी ज़रूरी है। सिंचाई की जो पद्धति है वो पारंपरिक जो फ्लड इरिगेशन थी उसको रोको और बूंद बूंद सिंचाई करें और ड्रिप इरिगेशन करें, पोर्ट इरिगेशन करें। इनसे ये जो पानी की जो मात्रा है वह काफ़ी, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि हम जो परंपरागत दृष्टि से फ्लड इरिगेशन करते आ रहे हैं उसको बदल करके यदि ड्रिप इरिगेशन की जाए तो 90% पानी की बचत होती है। यदि ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की जाती है तो 75% पानी बचता है, और इसमें ड्रिप में स्प्रिंकल की तुलना में एक वाष्पीकरण भी कम होता है। ये भी उद्योगों में भी आप पानी को रोक सकते हो। उद्योगों में पानी पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए, जैसे विदेशों के अंदर करते हैं। पानी को पुनर्चक्रीय रूप में यूज करना चाहिए। इसके अलावा अपने जो फसल प्रारूप है उसको हमने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में और हरित क्रांति के बाद में इसको बदल दिया, तो हम फसल चक्र को भी पुनः एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है उनके अकॉर्डिंग इसको हम काम में ले सकते हैं। इसको वापस चेंज करके और वही फसलें बोएं जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से हमें जो बताई गई है। जैसे राजस्थान का उदाहरण लेते हैं तो जितने भी 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उनके अकॉर्डिंग हम फसलें बोएं तो भी ये हो सकता है। अब मैं कुछ बिंदु आपको लिखवा सकता हूँ कि जैसे उद्योगों में जैसे पेयजल की गुणवत्ता है उसको बढ़ाने के लिए उपयोग करना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं उद्योग में, एक प्रावधान ही होना चाहिए कि उसके रिसाइकिल का एक प्लांट होना ही चाहिए, न कि वो पानी को वेस्ट रूप में छोड़ दे। इसके अलावा शहरी जो अपशिष्ट पानी है उसका नगर निगम और निकायों के द्वारा उस पानी का पुनः उपयोग होना चाहिए, न कि उसको छोड़ दिया जाए ताकि वो बीमारी फैलाए और गंदगी फैलाए। उसको पुनः उसमें काम में लेना चाहिए। एक जन चेतना फैलानी चाहिए, जन चेतना फैला के भी आप ये पानी का उपयोग बढ़ा सकते हैं और इसको जल को बचा सकते हैं, क्योंकि बिना लोगों को बताए ये जल बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब जो मेजर बात आती है वो आती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कैसे करें, ये मैं आपको एक अलग से बिंदु है, इस पर पूरा प्रश्न आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये संसाधन भूगोल, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि संसाधन भूगोल आर.के. गुर्जर और वी.सी. जाट की आती है, और ये बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी विस्तृत रूप से आप पढ़े तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर। और ये पुस्तक जो है आप इसके अंदर अगर ऑनलाइन नहीं मिल पाती है तो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको इसके अंदर भिजवा रहा हूँ, और PDF कर जो बना करके इसकी, और मैं समय समय पे आपको डाल रहा हूँ। आप इसको
अपने कॉलेज की साइट है उसके ऊपर